स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो इससे पहले जो हमने लेक्चर कवर किया था वो हमने किया था बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है ये स्पेशली 12th के लिए है, जिसमें आपकी फर्स्ट बुक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है इसमें ये है आपका मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो इसके बाद ये हमारा है फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, ये आपका हो गया है फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड आपका हो गया है। आज हमारा जो टॉपिक है ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके तो बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना हो। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर सुनने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने आपको भेजा है उसको ओपन कीजिए और वहाँ से पहले आप लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए जो आपके फर्स्ट लेक्चर से हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, देखो अगर आपको गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ में आ जाता है तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे ही कवर करेंगे टॉपिक को कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच अच्छे से समझ में आ जाती है तो आपकी मैग्नेटोस्टैटिक्स खुद ही क्लियर होनी चाहिए और आपको एक दूसरे से जो कैसे कंपेयर करते हैं हम, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये आपका सेम रोल प्ले करेगा जैसे आपका गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। ठीक है, ओके तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी इंट्रीगल फॉर्म की, तो इंट्रीगल फॉर्म में जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सरफेस इंट्रीगल ऑफ बी डॉट एन कैप डी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो बच्चों आपका बी है ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड, बी आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और एन कैप आपका क्या है बच्चों, एन कैप है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम यूनिट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ सरफेस वेक्टर के टर्म्स में अगर हम इसको समझ सकते हैं तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, जैसे आपके पास एरिया वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं एन कैप उसका यूनिट वेक्टर हो गया, तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप लोगों के पास डी एस कैप की वैल्यू आ जाएगी, डी एस वैक्टर की आपकी क्या हो गई, एन कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़ें मैं आपको पहले क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो बी वैक्टर डॉट एन कैप डी ए है लेकिन बुक में ऐसा नहीं, क्योंकि बुक में आई थिंक आपको जो दिखेगा बच्चों वो आपको कैसे दिखेगा देख लेते हैं। जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको इस टर्म्स में भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि आपके पास होगा बच्चों ये आपके पास वेक्टर हो गया बी डॉट डी एस इज़ इक्वल टू 0 और ये आपके पास कौन सा इंट्रीगल है बच्चों, सरफेस इंट्रीगल है। ठीक है, तो बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि डी एस की जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस। तो अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस इंट्रीगल, यहाँ पे आपका बी वेक्टर आ जाएगा और डी एस की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर ली, एन, और ये आपका आ गया डी एस इज़ इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका जो आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस टर्म्स में भी हो सकता है और इस टर्म्स में भी हो सकता है, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अब बच्चों गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है, ये अगर आपको क्लियर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको जो सेकंड इक्वेशंस है मैक्सवेल की वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों डाइवर्जेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, देखो जैसे आपके पास अगर सपोज दैट एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, या माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो कैसे होगी, आपकी आउटवर्ड होगी। ठीक है, आउटवर्ड होगी, ये आपको पता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपकी कैसे हो जाएगी बच्चों, ऐसे हो जाएगी आउटवर्ड। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आपकी जो फील्ड लाइन्स है वो आपकी कैसे हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम आपको थोड़ा सा डाइवर्जेंस को अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस की बात करें तो हम उसको कह सकते हैं कि अगर आपका सोर्स और सिंक, ठीक है ना, अगर आपका सोर्स और सिंक दोनों ही आपका लाई कर रहा है तो आप कह सकते हो कि आपका जो डाइवर्जेंस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा कि जो आपका बच्चों डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक दैट मीन्स क्या हो गया,
अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका जो डाइवर्जेंस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज होना ना, मतलब किसी चीज़ का फैलना, ठीक है। जैसे आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझें, जैसे मॉर्निंग में आप देखते हो कि जब जैसे सन की जो रेज होती है वो कैसे होती है, डाइवर्ज हो जाती है ना। तो आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में जो आपका सोर्स है वो कहाँ पे, जहाँ पे सन है, और सिंक कहाँ पे आपका, अर्थ पे, जहाँ पे वो रेज क्या हो रही है, एंड हो रही है, ठीक है। तो सोर्स और सिंक का मतलब बच्चों आप यही समझ सकते हो। जैसे अगर मैं इस केस में आपको बताना चाहूँगी, सपोज दैट ये सेंटर मान लेती हूँ, ठीक है, और ये आपका एक सर्कुलर लूप हो गया, कुछ भी ले लो। तो बच्चों आपका जो इस पॉइंट पे सोर्स है आपका कहाँ पे, सेंटर पे हो गया, सोर्स आपका सेंटर पे हो गया। और सिंक में क्या मान लेती हूँ, सिंक का मतलब जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी एंड हो रही है। तो सिंक मैंने मान लिया एट इन्फिनिटी पे, मतलब आप कह सकते हो बच्चों कि इन्फिनिटी पे आपका क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एंड हो रही है, ठीक है। सेम चीज़ बच्चों हम माइनस क्यू चार्ज के केस में भी पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका सेंटर हो गया, यह आपका सर्कुलर लूप हो गया। अब यहाँ पे जो बच्चों आपका सोर्स है, यहाँ पे सोर्स क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी हो गया, मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आ रही है, तो हमने मान लिया इन्फिनिटी, ठीक है। और सिंक किसका कहाँ पे, सोर्स है, ठीक है। सिंक किसका कहाँ पे, सिंक किसका है आपका सेंटर पे, ठीक है। तो आप पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या पढ़े, समझे कि सोर्स आपका सेंटर है, सिंक आपका इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी पे वो एंड हो रही है, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज के केस में आप क्या पढ़े, क्या समझे कि आपका जो सोर्स है वो इन्फिनिटी है और सिंक आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, मतलब सेंटर पे वो आपकी एंड हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने बात करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने बात करी, तो यहाँ पे आपका सोर्स और सिंक दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसलिए आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो डाइवर्ज हो रही है, दैट मीन सोर्सिंग दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपने बोला कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो बच्चों आपका केस हो गया सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसी चीज़ को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में समझें, तो मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों हम इसको कैसे समझेंगे ये भी देख लेते हैं। देखो जैसे आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, इनवर्ड लो या आउटवर्ड लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो जो आपका क्रॉस होता है बच्चों, ये आपका होता है इनवर्ड फील्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो इनवर्ड है। अगर आप यहाँ पे देखा होगा अपने बुक में, डॉट अगर हम यूज़ करते हैं दैट मीन्स फील्ड आपकी आउटवर्ड है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कोई चार्ज एंटर करता है, देखो पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका प्रोड्यूस होता है बच्चों अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बायो सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आपने एक वायर ली होगी जिसमें करंट का फ्लो हो रहा होगा, उसके वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों आप समझिए कि जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे ही चार्ज मूव करने लगता है आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखा होगा I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टी, दैट मीन्स अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपका करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो ये अपने सराउंडिंग आपका एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसको आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों टेंडेंसी क्या होती है ये हम देख लेते हैं। देखो जैसे आपके पास कोई भी चार्ज है, इसकी वेलोसिटी v है और ये इस फील्ड में एंटर कर रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको क्लोज लूप में, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इसको क्लोज लूप में वो कर देगा, ठीक है। अब जैसे ये चार्ज जो है ये क्लोज लूप में मूव कर रहा है आपको, और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि यहाँ पे जो सोर्स और सिंक है ये आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो जरा सोर्सिंग का मतलब क्या है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ये एंड हो रही है, ठीक है। अब ये जो फील्ड लाइंस है बच्चों, इस फील्ड लाइंस पे मेरे को आप लोग ज़रा ये बताइए कि इसका जो सोर्स है वो किस पॉइंट पे और सिंक आपका किस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैं सपोज दैट कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा सोर्स है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, ठीक है ना बच्चों। अब अगर मैं इस पॉइंट पे बोलती हूँ कि यहाँ से जो ये लाइन है ये स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपने देखा ये स्टार्ट हुई ऐसे, इसने क्लोज लूप बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ये एंड हो गई, मतलब ये आपका P पॉइंट है, यहाँ पे इसने स्टार्ट करा और यहीं पे जाके ये एंड हो गया। तो आप या तो एक चीज़ कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में आपका सोर्स सिंक दोनों ही आपका एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। और या आप दूसरा आप लोग बच्चों ये कह सकते हो कि इस पे आपका जो सोर्स और सिंक है ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ बच्चों, तो इससे हम क्या समझे, अगर हम कोई यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने P पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे अगर सोर्स का मतलब क्या है, जहाँ से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और सिंक का मतलब जहाँ पे ये एंड हो रही है। तो हम इसमें दो ही चीज़ कह सकते हैं कि सोर्स और सिंक इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि सोर्स और जो सिंक है वो एक ही पॉइंट पर आपका लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप क्या समझे, यहाँ से आप ये समझे
कि जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो आपका 0 है, ठीक है। 0 है, इसका मतलब डाइवर्जेंस आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी आपका 0 हो गया। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ मैं। ओके, तो ये सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों यहाँ पे इंट्रीगल फॉर्म, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे इंट्रीगल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, इंट्रीगल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए आपके माइंड में कि इसको हम एन कैप में लिख रहे हैं, इसको या हम एन कैप में भी लिख सकते हैं। हाँ, एक सेकंड बच्चों, हाँ ठीक है। तो इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ एन कैप में, अगर हम इसको एन कैप में भी लिख सकते हैं और इसको हम इन टर्म्स ऑफ एरिया वेक्टर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो बच्चों क्या है, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू 0। अब एच यहाँ पे क्या है और आपका बी क्या है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए बी आपका कितना होता है, म्यू नॉट एच होता है, ठीक है। तो ये आपको, अब आप इस जो आपके पास गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और एच के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये है बच्चों इसके इंट्रीगल फॉर्म और ये है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है कि जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, या आप कह सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। अब देखो मैंने आपको वही चीज़ बताया था कि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये आपका, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आते हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक्स आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखा होगा आपने, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू एनी क्लोज लूप, वहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो डाइवर्जेंस है वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो नहीं आ सकती है। लेकिन आप बच्चों एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करी होगी कि क्लोज सरफेस, ठीक है ना। तो मैं बार बार आपको यही चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जो आपका गॉस लॉ है बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो या मैग्नेटोस्टैटिक्स में हो, दोनों केस में आपका जो गॉस लॉ है वो क्लोज सिमेट्री के लिए आपका वैलिड होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों सेकेंड इक्वेशंस मैक्सवेल की। अब जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों फैराडे लॉ, वो हम आपका थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।